होगा। देखो ये देखो लिनोलिक दिख रहा है, इसमें कितने बॉन्ड है? 2। लिनोलेनिक में कितना दिख रहा है? 3। और आर्चिडोनिक में कितने दिख रहा है? 4। तो ये पूपा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है इसलिए पॉली में आएंगे। इसे इन तीनों एसेंशियल फैटी एसिड को पूफा भी कहते हैं। पूफा मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। देखो इसमें 2 है, इसमें 3 और इसमें 4, इसलिए इन्हें PUFA भी कहते हैं। चलो अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ लिपिड, लिपिड के कार्य। अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ लिपिड, लिपिड के कार्य। तो लिपिड का पहला काम है एनर्जी का स्टोरेज। देखो हमारे शरीर में कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें बोलते हैं एडिपोज, और इन एडिपोज टिश्यूज में क्या जमा रहता है? लिपिड जमा रहता है। तो हमारे शरीर में एडिपोज ऊतक रहते हैं और इन एडिपोज में क्या रहता है? लिपिड जमा रहता है, ठीक है। और ये महिलाओं में, गर्ल्स में, वुमेन में ज्यादा होता है। ये एडिपोज टिश्यू मेल में कम होता है, इसलिए मेल में फैट का स्टोरेज कम हो सकता है, महिलाओं में एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। तो लिपिड का पहला काम क्या है? एनर्जी का स्टोरेज। तो जो भी हमारे में अतिरिक्त ऊर्जा है वो किस रूप में जमा होती है? फैट के रूप में। और किस टिश्यू में जमा होती है? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू में रहता है। और एडिपोज टिश्यू में किस रूप में रहती है? ट्राइग्लिसराइड। जो पूरा लिपिड है वो किस रूप में जमा रहता है? ट्राइग्लिसराइड। और ध्यान रखना, पर यूनिट सबसे ज्यादा कैलोरी लिपिड ही देता है, न इतना कार्बोहाइड्रेट दे सकता है, न इतना प्रोटीन। पर ग्राम, पर किलोग्राम सबसे ज्यादा कैलोरी कौन देता है? लिपिड। 9 के आसपास है ना। तो लिपिड का पहला फंक्शन क्या है? एनर्जी का स्टोर। तो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे, सबकुटेनियस में, उप त्वचा में, एडिपोज में क्या रहता है? ट्राइग्लिसराइड। इससे एनर्जी सबसे ज्यादा। तो पहला फंक्शन है ऊर्जा के रूप को स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में करता है? तो एनर्जी को तो लिवर भी स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऐसे तो एनर्जी हमारे लिवर में भी स्टोर है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, पर वो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहती है लिवर में, और उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन, ठीक है। ऐसे लिपिड भी एनर्जी को स्टोर करती है ट्राइग्लिसराइड के रूप में। कहां पर करती है? एडिपोज। तो शुगर कहां हो रही है? लिवर में। लिपिड कहां हो रही है? एडिपोज में। शुगर किस रूप में स्टोर हो रही है? ग्लाइकोजन। लिपिड किस रूप में स्टोर हो रहा है? ट्राइग्लिसराइड। दोनों में कंपेयर। हमें जल्दी एनर्जी कौन देता है? ग्लाइकोजन या ट्राइग्लिसराइड? जैसे मुझे भूख लग रही है, जैसे खाना नहीं खाया अभी, भूख लग रही मान लो, तो मुझे एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लाइकोजन से। सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है? वहां एक पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता। प्राइमरी मतलब जहां से पहले एनर्जी मिलेगी। जब वो पूरा ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा फिर हम क्या यूज करेंगे? ट्राइग्लिसराइड। ये बात समझ में आ गई? दूसरा, बहुत सारे हार्मोन्स स्टीरॉयड के बने होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जैसे कॉर्टिसोल और जैसे एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मोन्स स्टीरॉयड के, और स्टीरॉयड क्या है? एक लिपिड है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन भी लिपिड का ही है। तो पहला लिपिड का फंक्शन एनर्जी को स्टोर करता है, किस रूप में? कहां पर? ये त्वचा के नीचे रहता है ना, त्वचा के नीचे रहता है, उप त्वचा हिंदी में, इंग्लिश में सबकुटेनियस। दूसरा फंक्शन क्या है? बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स काय के बने होते हैं? लिपिड के। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन भी लिपिड का बना। कल पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन का काम काय में काम करता है? इन्फ्लेमेशन, शोथ या प्रदाह पढ़ा था। जब भी बैक्टीरिया को लोकलाइज रोकना हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं। अगला सर्फेक्टेंट और डिटर्जेंट। जब साबुनीकरण, साबुन और सर्फ बनता है तो वो सब काय से बनता है? लिपिड से बनता है। तो जो डिटर्जेंट या सोपेनिफिकेशन, साबुनीकरण की प्रक्रिया सुनी होगी, साबुन किससे बनता है? फैट से। तो जितने भी डिटर्जेंट और सर्फ है ये सब काय के बने होते हैं? लिपिड के। और लिपिड से साबुन बनने को साबुनीकरण या सोपानिफिकेशन
कहते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में, कहां पर। दूसरा फंक्शन, बहुत सारे हार्मोन्स लिपिड के बने होते हैं जिन्हें स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। तीसरा फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन। अगला क्या है, सर्फ और साबुन। ठीक है, अगला फंक्शंस पढ़ते हैं। लिपिड का अगला फंक्शन है कि आपने माइलिन शीथ पढ़ी थी, हमारी जो तंत्रिका है, नर्व, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं, माइलिन। काय की बनी होती है, स्पिंगोमाइलिन। और स्पिंगोमाइलिन क्या, लिपिड है। तो हमारे न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक को चालक बनता है, वो काय से बनता है, लिपिड से, स्पिंगोमाइलिन लिपिड से। तो हमारे नर्व में जो इंसुलेटिंग कवरिंग बनती है, जो कुचालक परत बनती है, वो काय की बनती है, लिपिड की। लिपिड के सारे काम समझ में आ गए। इसके बाद सबकुटेनियस फैट। अब हमारे में जो फैट जमा हुआ है, ये हमें टेम्परेचर से लड़ने में मदद करता है। तो एक्चुअली हमारे बॉडी से हीट नहीं जाती। ठीक है, जैसे सर्दी थी तो बाहर क्या होता है, कोल्ड एनवायरमेंट है, हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से पर नहीं जा सकती, क्योंकि इस हीट को कौन रखता है, फैट रोकता है। तो जो व्यक्ति जितना हेल्दी होगा उसको उतनी हीट कम लगेगी, और जो जितना दुबला पतला होगा उसको ठंड, क्योंकि दुबला पतला मतलब उसके पास सबकुटेनियस फैट, मतलब उसके शरीर की हीट, अब वो कब कब पाएगा, और जिसके पास फैट है वो नहीं कर पाएगा। अब फैट किसके पास बताया था, पुरुषों के पास ज्यादा है कि महिलाओं के पास, महिलाओं के पास ज्यादा। सुबह सर्दियों में उठ के 5 बजे झाड़ू पोंछा कौन कर सकता है, यही ट्रेडिशन चला रहा है। तो ये ट्रेडिशन क्यों चला रहा है, क्योंकि महिलाओं को ठंड कम लगती है। अंकल जी रजाई में दुबके पड़े हैं क्योंकि उनके पास सबकुटेनियस फैट कम है। ये नहीं कह रहे कि महिलाओं से झाड़ू पोंछा करवाना है, पर आप गांव में देखना, सर्दियों में महिलाएं 4-5 बजे से उठ के झाड़ू पोंछा, गोबर ओबर सब करना शुरू कर दे। अंकल जी कहाँ है, सो रहे। तो आंटी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही, सबकुटेनियस फैट, वो हीट को रोकता है, इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो अगला फंक्शन समझ में आ गया। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनेशनल इंटरनल ऑर्गन। अब समझो, अब जितने ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ फैट का एक पैड या एक लेयर रहती है। जैसे लिवर है तो लिवर के ऊपर चारों तरफ फैट है, किडनी के चारों तरफ फैट है। तो हर ऑर्गन के चारों तरफ फैट का एक पैड रहता है, एक गत्ता टाइप का रहता है। फैट का क्या रहता है, एक पैड। तो अपन जैसे फ्रिज टीवी की पैकिंग आती है कि नहीं, तो प्रोटेक्टेड रहता, कभी टूटता नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से पैड लगा देते हैं, 1 2 3 4। तो ऐसे हमारे सारे ऑर्गन्स के चारों तरफ किसकी लेयर लगी होती है, फैट, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो अगला क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता। अगला, हमारे शरीर में कुछ विटामिन हमेशा स्टोर्ड रहते हैं। इसको समझते हैं, चलो ध्यान से ना। 2 तरह के विटामिन, आगे तुम्हारे सिलेबस में है भी, तो 2 तरह के विटामिन या विटामिन्स होते हैं। एक जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलते हैं, और एक फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलते हैं। अब यह सुनो, पीछे बातें मत करो, तुम दोनों बहुत बातें कर रहे हो यार। 1 घंटे की तो क्लास होती है यार, यह समझो। तो जो विटामिन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो वाटर में घुल जाएंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, या वो फैट में घुल जाएंगे। फैट में कौन कौन घुलता है, ADEK और B कॉम्प्लेक्स और C, ये किस में घुलेंगे, वाटर। ठीक है, तो अब ये स्टोर हो सकता है, ये सारे विटामिन स्टोर हो सकते हैं। कहां स्टोर हो सकते हैं, फैट। तो जो स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में फैट जमा है, वहां क्या स्टोर है, ADEK। तो इन विटामिन को तुम्हें डेली या वीकली डाइट में लेना कंपलसरी नहीं है। अगर तुमने आज विटामिन डी ले लिया, धूप में चल फिर लिया, तो ये विटामिन डी कहां स्टोर हो जाएगा, फैट में। अब जब भी आपको चाहिए होगा फैट से मिल जाएगा। आपको विटामिन ए चाहिए, आपने गाजर वगैरह खाई, विटामिन ए अच्छा खासा स्टोर कर लिया, अब आपको हो सकता है 5 महीने तक विटामिन ए की जरूरत ना पड़े। ऐसे विटामिन ई, ऐसे विटामिन के। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, इनको डाइट में बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जितने वाटर सॉल्युबल है, इनके साथ बहुत समस्या है।
जैसे ही आप सब्जी लेके आए, उसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब सब्जी काटी, इंडियन फैमिलीज में सब्जी काटने के बाद ही धुलेगी, जिससे विटामिन अच्छे से निकल जाए। ऐसा नहीं कि पहले सब्जी धो लें और फिर काट लें, आलू बढ़िया धो लें फिर काट लें, नहीं, पहले आलू कटेगा, पर वो पोरस पोरस वो टोकरी होती ना, उसको सिंक के नीचे डाल के कई देर तक रहेगा, और फिर उसमें सब्जी रगड़ रगड़ के विटामिन रहना जाए। तो अपन ने कोशिश तो ये कर लेंगे विटामिन कौन से चले जाएंगे, वाटर सोल्यूबल, क्योंकि जैसे ही पानी उनमें डालोगे तो उसमें सब्जी में जो विटामिन होंगे वो किस में घुल जाएंगे, पानी में, और चले जाएंगे। चलो फिर भी बचे। अब हमारे यहाँ क्या है कि सब्जी दो तरह से बनती, एक कढ़ाई ओपन रखते, एक कढ़ाई ढक कर रखते। लोगों को ये मानना कि अगर कढ़ाई ढक कर रखेंगे तो सब्जी पनीली पनीली सी होती है, अच्छी नहीं होती है, स्वादिष्ट नहीं होती है ना। अब क्या होता है, जैसी सब्जी गई, पानी वगैरह डाला, तो जितने भी सब्जी के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी हो गए, वे किस में घुल जाएंगे, पानी में। कढ़ाई आप ओपन रखोगे, वो वाटर वेपर बन के, तो जो वाटर वेपर जा रही है उसमें कौन से विटामिन जा रहे हैं, बी और सी। ठीक है, तो सब्जी धुली, बी सी चले गए। सब्जी बहुत देर तक उबलती रही, क्या चले गए, हाँ बस ये है, अगर वो वेपर आपने स्किन में ले ली तो स्किन में मिल जाएंगे। कई लोग वेपर लेते हैं कि सब्जी के ऊपर ऐसे आए और वेपर, तो स्किन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि स्किन को कौन से विटामिन मिल जाएंगे, बी और सी। एडी के नहीं जा सकते कि वो पानी में सॉल्युबल है ही नहीं। ठीक है, तो जब सब्जी धोई तब बी और सी चले गए, जब सब्जी उबाली बी और सी चले गए। पसीने में बी और सी आएंगे, क्योंकि जैसी स्वेटिंग होगी पानी निकलेगा, पसीने में क्या होता, पानी, बी और सी बाहर निकलेंगे। यूरिनेशन में बी और सी चले जाएंगे, डेफिकेशन स्टूल या मल त्याग में भी बी और सी। तो बी सी का लॉस बहुत होता, इसलिए हमें डाइट में रेगुलर क्या चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स और सी। कभी भी डॉक्टर से मल्टीविटामिन सिरप या टैबलेट लेना, उसमें देखना क्या लिखा होगा, बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यही तो है जो वाटर सोल्यूबल है, जो बार बार लॉस होगा। क्योंकि जो ADEK है ये तो कहां स्टोर हो जाएगा, तो फैट का यूज समझ में आ गया। फैट की वजह से आप एक बार ADEK डाइट में ले लो, फैट में स्टोर हो जाएगा, कई महीनों तक आपको ADEK की कोई कमी नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई। और आपको हमेशा डेफिशिएंसी किसकी रहेगी, बी कॉम्प्लेक्स और सी की, क्योंकि ये किस में सॉल्यूबल है। तो जब भी शरीर से वाटर निकलेगा तो बी और सी भी निकलेंगे, चाहे वो यूरिन हो, चाहे स्वेटिंग हो, चाहे डेफिकेशन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो फैट का काम क्या होगा, विटामिन को स्टोर करके रखना। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो फैट या लिपिड के फंक्शंस याद हो जाएंगे। पहला फंक्शन क्या है, एनर्जी को के फॉर्म में स्टोर रहता है, ट्राइग्लिसराइड, एडिपोज। दूसरा फंक्शन स्टीरॉयड हार्मोन्स। तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। चौथा फंक्शन जितने सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट है वो सब लिपिड से बनते हैं। अगला फंक्शन न्यूरॉन्स की जो लेयर बनती है, नर्व की जो लेयर, वो माइलिन, स्पिंगोमाइलिन की बनती है। अगला फंक्शन हमारी त्वचा में जो फैट वो हीट को इंसुलेट और बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकता है। अगला इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। और अंतिम फैट सॉल्युबल। ये बढ़िया बड़े बड़े कमेंट्स दिख रहे हैं पीछे, है ना, तुम लोग मत देखना, मुझे डाउट्स दिखने दो। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया लिपिड के फंक्शन। अब हमें पढ़ना लिपिड की मेटाबॉलिज्म। अब हमें पढ़ना है लिपिड की मेटाबॉलिज्म या उपापचय। अब हमें पढ़ना है लिपिड मेटाबॉलिज्म या लिपिड का उपापचय। तो हमें इसमें तीन चीजें पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ना है लाइपोजेनेसिस, लिपिड का बनना, कैसे लिपिड बनती है। एक है लाइपोलाइसिस, लिपिड का टूटना, कैसे लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। और तीसरा पढ़ना है कीटोसिस। तीसरा पढ़ना है कीटोसिस। तो मेटाबॉलिज्म में तीन चीजें हमें पढ़ना, लिपिड कैसे बनती है, लिपिड कैसे टूटती है और कैसे बॉडी में कीटोन्स बनते हैं।
तीन चीजों की बोलते हैं लिपिड की मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में तीन चीजें पढ़ना है कि कैसे लिपिड बनेगी, कैसे लिपिड टूटेगी और कैसे लिपिड उससे कीटोन बॉडीज बनेंगे। तो पहले पढ़ेंगे लाइपोजेनेसिस। तो पहले पढ़ेंगे लाइपोजेनेसिस या लिपिड का बनना, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का संश्लेषण या लिपिड का निर्माण। तो अपन को देखना कैसे बनती है लिपिड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको मैंने DAP लिख दिया। ग्लिसरॉल सुना होगा, अल्कोहल। फैट या ऑयल बनने के लिए कौन सा अल्कोहल चाहिए होता है? ग्लिसरॉल। तो या तो ग्लिसरॉल ले लो या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों में से कुछ भी ले लो, बनेगा ग्लिसरॉल 3 या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। आप चाहे ग्लिसरॉल लो चाहे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, क्या बनेगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से में एसिल को एंजाइम अगर जोड़ोगे तो आपको मिलेगा मोनोग्लिसराइड फॉस्फेट। अपन ने क्या किया? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में क्या जोड़ दिया? एसाइल को एंजाइम A, तो अपन को मिला मोनोग्लिसराइल फॉस्फेट। अब इसमें फिर से एसाइल को एंजाइम जोड़ दिया तो मोनो किस में बदल जाएगा? डाइएसाइल। आपने एसाइल जोड़ दिया तो अब बन गया डाइएसाइल। इसके बाद फिर से एसाइल जोड़ोगे तो बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। पहले बनेगा मोनो, फिर जोड़ोगे तो बन जाएगा डाई, फिर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ट्राई। और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? लिपिड होती है, सिंपल लिपिड। तो जब भी अल्कोहल से फैटी एसिड, तो हमने क्या किया? अल्कोहल लिया या फिर डाइओडोएसीटोन, उससे क्या बनाया? ग्लिसरॉल 3। अब इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में एसाइल को एंजाइम तब तक जोड़ते चले जाएंगे जब तक क्या ना मिल जाए? ट्राइग्लिसराइड। इसी को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस समझ में आ गया? सबसे पहले एक अल्कोहल लो, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल नहीं है तो DAP ले लो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में एसाइल को एंजाइम कब तक ऐड करते जाना है? जब तक ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक लिपिड है। इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। इसी को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। तो लिख लो, ये लाइपोजेनेसिस याद हो जाएगा। कैसा? ग्लिसरॉल से बना ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। कैसा? ग्लिसरॉल से ये कैसे बनेगा? बहुत सारी, अब इतना डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ना, बहुत तरीके हैं। जैसे मैं ATP जोड़ दूं, ADP निकाल दूं तो एक फॉस्फेट दे दूंगा, बहुत तरीके हैं। हाँ अलग है, एसिटाइल अलग है, एसाइल अलग है। एसिटाइल कोएंजाइम ये अलग है, ये एसाइल है। तो लाइपोजेनेसिस लिख लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से कुछ आएगा। हाँ पूछो। सबसे पहले ग्लिसरॉल लेना है या DAP लेना है? इससे क्या बनेगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इसमें क्या जोड़ते जाना? एसाइल को एंजाइम, एसिटाइल नहीं एसाइल। और कब तक जोड़ना है? जब तक क्या ना मिल जाए। तो जब तक ये चेन ट्राइग्लिसराइड के रूप में ना बनेगा तब तक ये चलेगा। इसी पूरी प्रोसेस को लाइपोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि लिपिड मिल गया अपन को। तो ग्लिसरॉल से मिल गया लिपिड, हाँ डाइएसाइल, और फिर लास्ट में बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक, आप तो बस इतना भी याद कर सकते हो कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में बार बार क्या जोड़ना है। ये बीच के छोड़ भी सकते हो, अगर ये नाम याद, कोई दिक्कत नहीं। अपन को है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में एसाइल जोड़ना है मल्टीपल टाइम्स। कब तक? जब तक ट्राइग्लिसराइड ना मिले। अगर ये याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं। बीच का इंटरमीडिएट अगर याद नहीं है, मध्यवर्ती उत्पाद याद नहीं है, चलेगा। एंड प्रोडक्ट याद होना चाहिए, क्या बन रहा? ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड एक सिंपल लिपिड है जो किससे? ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बना था, है ना। तो लाइपोजेनेसिस बता दोगे, लिपिड का बनना, नोट डाउन कर लिया। अब हाँ पूछो। अब अपन को पढ़ना है लाइपोलाइसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन। अब अगला मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, लिपिड कैसे टूटती है, लिपिड का ब्रेकडाउन। अब इसको समझना ध्यान से। तो सबसे पहले अच्छा कहां कहां टूटती है? तो एडिपोज में स्टोर होती है, यहां टूटती है, थोड़ी बहुत लिवर में टूटती है। तो लिपिड का ब्रेकडाउन, हमारा लिपिड स्टोर कहां पर है? एडिपोज।
तो सबसे ज्यादा लिपिड का ब्रेकडाउन कहाँ होगा? एडिपोज। थोड़ा बहुत लिवर में हो सकता है, लिवर, फैटी लिवर सुना होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले जो ट्राइग्लिसराइड होगा, ट्राइग्लिसराइड किससे मिलकर बना है? 3 फैटी एसिड और एक, यही पढ़ा था कि ट्राइग्लिसराइड 3 से बना होगा, वो 2 चीजों से, एक 3 फैटी एसिड और, अब इस फैटी एसिड का अलग ऑक्सीडेशन होगा और ग्लिसरॉल का अलग ब्रेकडाउन होगा। तो सबसे पहले अगर कल की क्लास याद हो तो अपन ने TAG या ट्राइग्लिसराइड बनाया था। ट्राइग्लिसराइड को बोलते हैं TAG। जब भी हम ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेंगे तो वापस उसी में टूटेगा जिससे वो बना था। ट्राइग्लिसराइड किससे बना था? 3 फैटी एसिड और फैटी एसिड का होगा ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। अपन इसका करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन और इसका करेंगे ब्रेकडाउन। अब ग्लिसरॉल को कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, अब ग्लिसरॉल से क्या होगा, इसको तो अभी ऑक्सीडेशन करेंगे। देखो अपन को याद, इसको छोड़ो, अपन को ग्लिसरॉल को देखना। ग्लिसरॉल से क्या होगा? बनेगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अभी भी क्या बनाया था? ग्लिसरॉल से, फिर इससे क्या बनेगा? DHAP, और DHAP से क्या बन जाएगा? या तो पाइरुवेट और या फिर ग्लूकोज। समझो, इसका अभी हम अलग से चेन पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो। अपन को यह देखना है कि ग्लिसरॉल से क्या हो रहा है। अभी अलग से फैटी एसिड का पढ़ेंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले एक लिपिड लिया, कौन सा लिपिड लिया? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किसमें टूटेगा? 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से बनेगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अभी भी क्या बनाया था? ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इससे बनेगा DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इससे या तो पाइरुवेट बन जाएगा और आगे चल सकता है, या फिर ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लिसरॉल का क्या होगा, यह समझ में आ गया। ग्लिसरॉल से बनेगा DHAP, इससे या तो पाइरुवेट बनेगा या ग्लूकोज। अब हमें समझना है इसका क्या हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड में जो एसिटाइल कोएंजाइम बना था, ध्यान से समझना, इस फैटी एसिड से क्या बन रहा था? रुक जाओ, ये नहीं, अब इससे फैटी एसिड से क्या बन रहा था? ट्राइएसिल। वो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। अपन किस चेन को पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से समझना। अपन इस वाले को पढ़ रहे हैं, 3 फैटी एसिड से ये कैसे हो रहा है, इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। इसमें बस इतना ही पढ़ना, आगे कुछ नहीं पढ़ना। ग्लिसरॉल, DHAP, पाइरुवेट और ग्लूकोज, ये अपना नहीं, अपने मतलब का है कि फैटी एसिड का क्या होगा। तो फैटी एसिड में अपन को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले फैटी एसिड, फैटी एसिड बदलता है एक्टिव फैटी एसिड में, और ये बदलता है साइटोप्लाज्म में। कहां बदलता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ही क्या बोलते हैं? साइटोसोल। तो सबसे पहले फैटी एसिड किसमें बदलता है? एक्टिव फैटी एसिड। एक्टिव मतलब एसाइल को एंजाइम ए, समझना। सबसे पहले ये फैटी एसिड कहां से आया ये बताओ। जब भी ट्राइग्लिसराइड को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बदल गया था पाइरुवेट और ग्लूकोज में। अब अपन बात करते हैं फैटी एसिड का क्या हुआ। तो फैटी एसिड सबसे पहले बदलेगा एसाइल को एंजाइम ए। कहां बदलेगा? साइटोप्लाज्म में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, जैसे साइटोसोल। किस एंजाइम की मदद से? थायोकाइनेज। ठीक है, अब ये ऐसी जो एसाइल को एंजाइम है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। तो शुरुआत में जो फैटी एसिड है वो एक्टिव कहां हुआ था? एक्टिव होके कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बदल जाएगा अनसैचुरेटेड। देखो अब ये जो एसाइल है इसमें क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। समझना, जब भी किसी डबल बॉन्ड को, ये मान लो यहां ध्यान से समझना, ये कार्बन के 4 बॉन्ड है कि नहीं? देखो इस कार्बन में 1 2 3 4, इस कार्बन में 1 2 3 4। कार्बन की बॉन्डिंग सही है। कार्बन कैसा? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाइड्रोजन दे देता हूं, जैसे इसको एक हाइड्रोजन दे दूं और इसको एक हाइड्रोजन दे दूं, तो इसका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो जब भी किसी को हाइड्रोजन देते हैं तो वो सैचुरेट हो जाता है, और जब किसी से हाइड्रोजन ले लेते हैं तो वो अनसैचुरेट। ये बात समझ में आ गई? अब यही प्रोसेस यहां लगेगी।
अब देखो हमने क्या किया, इससे एसाइल को एंजाइम से हाइड्रोजन निकाल लिया, तो एसाइल को एंजाइम हाइड्रोजन के निकलते ही क्या बन चुका होगा, अनसैचुरेटेड एसाइल को एंजाइम है। ये समझ में आया। सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले हमने TAG ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा, क्या बना, 3 फैटी एसिड बने और ग्लिसरॉल बना। ग्लिसरॉल लास्ट में या तो पाइरुवेट में टूटे था या फिर ग्लूकोज में। इसका यही फैटी एसिड को हमने बनाया एक्टिव फैटी एसिड। एक्टिव को ही क्या बोलते हैं, एसाइल को एंजाइम ए, याद हो जाएगा। एसाइल को एंजाइम से हमने निकाल लिए हाइड्रोजन, तो अब क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड असंतृप्त एसाइल को एंजाइम ए। अब शायद समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हो गया अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड एसाइल में पानी वाटर जोड़ दिया, जैसी वाटर जोड़ दिया वो एसाइल से बन गया हाइड्रोक्सी एसाइल, पानी को जोड़ते ही बन गया हाइड्रोक्सी, तो एसाइल से बन गया हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए। तो सबसे पहला बना एसाइल को एंजाइम ए, हाइड्रोजन के निकलती बना अनसैचुरेटेड एसाइल को एंजाइम ए, पर वाटर को जोड़ते ही बना हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए। अब इसको हमने वापस क्या किया, हाइड्रोजन दे दिया। अब इसको हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन और निकाल लिया, सॉरी एक और हाइड्रोजन निकाल लिया। हाइड्रोजन निकलती बना बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए। हमने क्या किया, इस हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम से एक हाइड्रोजन ले लिया। कैसे पता हाइड्रोजन ले लिया, देखो हमने इसमें जोड़ा किसको, NAD, और इससे लिया किसको, NADH। तो इसको दिया क्या था, NAD, इससे लिया क्या, तो ऐसा लग नहीं रहा कि हाइड्रोजन निकाल लिया, दिया था NAD और निकाल लिया। तो जैसी हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे, वो बन जाएगा बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम। इसमें पर एक थायोलेज एंजाइम करके 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक से बनेगा एसाइल और एक से बनेगा एसिटाइल। ध्यान, ये एसाइल कहां था, ध्यान है, शुरुआत में ही था एसाइल, नहीं इसी में दिखाएं, यहां से कहानी फिर शुरू हो जाएगी। एसाइल से फिर वापस हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड एसाइल, फिर पानी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी, पर एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, बीटा कीटो, और फिर इसको फिर वापस 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, फिर क्या मिलेगा, एसाइल। एसाइल फिर वहां जाएगा, तो ये बार साइकिल में घूमेगा। तो एसाइल को एंजाइम ए या एक्टिव फैटी एसिड बार बार साइकिल में चलेगा, ये बार बार अनसैचुरेटेड, हाइड्रोक्सी और बीटा, और वापस फिर क्या बन जाएगा, एसाइल। अब हमारे लिए जो दूसरा है वो काम का है, एसिटाइल को एंजाइम ए। इसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये एसिटाइल को एंजाइम कहीं भी जा सकता है, इसके पास बहुत रूट है, इस एसिटाइल को एंजाइम के पास बहुत रूट है, समझना। ये एसिटाइल को एंजाइम ए छोड़ो, या तो फैटी एसिड बना सकता है, क्या बना सकता है, फैटी एसिड, ये बना सकता है फैटी एसिड, या फिर ये कीटोन बॉडीज बना सकता है, या फिर ये क्रेब्स साइकिल में जा सकता है। एसिटाइल को एंजाइम कहां पढ़ा था, अच्छा पुराने वीडियोस देखें एक आध, अपन ने वहां क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, तो ये क्रेब्स साइकिल, ये एसिटाइल कहीं भी जा सकता है, ये फैटी एसिड भी बना सकता है, ये कीटोन बॉडीज अभी पढ़ेंगे कीटोन बॉडी, और ये क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है। अगर ये क्रेब्स साइकिल में गया तो ये ETS में जाएगा, और ETS में क्या बनाएगा, ATP। ये एसिटाइल को एंजाइम कहां से आ रहा था, बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम में 2 हिस्सों में बट रहा, एक है एसाइल को एंजाइम, एक है एसिटाइल। ये एसिटाइल कुछ भी कर सकता है, इससे वापस फैटी एसिड बन सकता है, इससे कीटोन बॉडीज बन सकती है, और ये क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है। अगर ये क्रेब्स साइकिल में गया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ETS साइकिल भी चलाएगा, और ETS साइकिल से क्या बनते हैं, ATP। इसलिए सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसमें कौन सी साइकिल चलती, ETS। तो एसिटाइल कहां जाएगा, क्रेब साइकिल, इसी को बोलते हैं TCA साइकिल, इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। फिर ये कहां जाएगा, ETS, और ETS से क्या बना देगा, ये कहां से आ रहा है, ये फैटी एसिड के टूटने से आ रहा है। फैटी एसिड से बना एक्टिव फैटी एसिड,
एसाइल कोएंजाइम है, उससे हाइड्रोजन लेते ही क्या बना, अनसैचुरेटेड असाइल कोएंजाइम है, उसमें H2O जोड़ते ही क्या बना, हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है, हाइड्रोजन छीनते ही क्या बना, बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम है, और थायोलेज एंजाइम से दो में बांटा, एक तरफ बनेगा असाइल, असाइल वापस फिर शुरू करेगा, वही असाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सी बीटा, और एसिटाइल कहीं भी जा सकता है। अगर ये क्रेब साइकिल में गया तो ऊर्जा दे देगा, अगर हमें भूख लगी और हमारे पास ग्लूकोज नहीं है तो हम क्या करेंगे, फैट को तोड़ेंगे। समझना ध्यान से, हम फैट को तोड़ेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड को बनाएंगे एक्टिव फैटी एसिड, एसाइल कोएंजाइम में, उसको कन्वर्ट करेंगे अनसैचुरेटेड, उसको कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोक्सी, उसको कन्वर्ट करेंगे बीटा कीटो, फिर उसको दो में तोड़ेंगे, एसाइल और एसिटाइल। एसिटाइल को ले जाएंगे क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल से चलाएंगे ईटीएस, ईटीएस से बनाएंगे एटीपी, हमें मिल जाएगी एनर्जी। तो जब व्यक्ति कई दिनों से भूखा होगा तो वो ऐसे ही ऊर्जा लेगा, लिपिड तोड़ के। समझ में आ गया कैसे लिपिड से एनर्जी मिलेगी, लिपिड से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल अलग जाएगा, वो भी ग्लूकोज दे देगा, ग्लिसरॉल से भी क्या बन रहा है, ग्लूकोज, उससे भी ऊर्जा मिलेगी, फैटी एसिड से भी ऊर्जा मिलेगी। अगर एसिटाइल कोएंजाइम कहां चला गया, क्रेब साइकिल में, तो क्या भुखमरी की स्थिति में हमें लिपिड से ऊर्जा मिल सकती है, मिल सकती है। चलो अब देखते हैं कितना याद हुआ। तो सबसे पहले लाइपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लिपिड का टूटना। ये किस में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल फाइनली क्या बनाएगा, या तो पाइरुवेट बनाएगा या ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, फैटी एसिड किस में टूटेगा, एक्टिव फैटी एसिड, इसी को क्या बोलते हैं, एसाइल कोएंजाइम ए। एसाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड असाइल कोएंजाइम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा कीटो। पर बीटा कीटो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो में टूटेगा, एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम। एसाइल वापस क्या बना लेगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड तो एसाइल ही तो बना रहा अनसैचुरेटेड, ये समझ में आ गया। एसाइल वापस क्या बना लेगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी से क्या बनेगा, बीटा। ये बार बार होगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां चला जाएगा, क्रेब साइकिल। क्रेब का ही दूसरा नाम है TCA, इसी का तीसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, और इससे कहां चला जाएगा, ETS। ETS से क्या मिलेगी, ऊर्जा। लाइपोलाइसिस समझ में आ गया, कैसे लिपिड टूट रहा है, ग्लिसरॉल अलग जा रहा है, फैटी एसिड अलग जा रहा है। तो लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस दोनों प्रोसेस याद हो जाएगी। आखिरी बचा कीटोन बॉडीज, आसान है। चलो, अब क्या होता है, जब भी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो या तो एसिटो एसिटिक एसिड बनेगा या फिर एसिटो एसिड से एसीटोन बनेगा, इसी से क्या बन जाता है, या फिर तीसरा प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। जब भी फैटी एसिड का ऑक्सीजन करोगे तीन चीजें बनेगी, एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक से ही बनता है एसीटोन, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक। इन्हीं तीनों को मिलाकर एक शब्द दिया जाता है कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज और कुछ नहीं है, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं। तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से तीन मटेरियल या प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन कौन से, एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक से क्या बन सकता है, एसीटोन, और हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तीनों प्रोडक्ट को मिलाकर कौन सा शब्द दिया जाता है, कीटोन बॉडीज। अगर ध्यान रखना, अगर ये कीटोन बॉडीज तुम्हारे ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा हो गए, नॉर्मल ब्लड में कितना होना चाहिए, 100 ml ब्लड में 1 मिलीग्राम कीटोन बॉडीज। कीटोन मतलब या तो एसिटो एसिटिक या एसीटोन या हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक। ये तुम्हारे 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए, 1 मिलीग्राम।
अगर 1 मिलीग्राम से ज्यादा ब्लड में हो गया तो उसे बोलते हैं कीटोनीमिया। आपने एनीमिया सुना होगा ब्लड की, तो एनीमिया से कीटोनीमिया याद हो जाएगा। ब्लड में कीटोन बढ़ने को क्या बोल जाते हैं? कीटोनीमिया। एनीमिया, तो जब नीमिया वर्ड होगा तो ब्लड, और आगे कौन सा लगा? कीटोन। तो ब्लड में कीटोन बढ़ने को कौन सी डिसीज बोलते हैं? तो अगर डॉक्टर ने कहा कीटोनीमिया हो गया तो समझ जाओ शरीर में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा बन रहा है कीटोन। कीटोनीमिया समझ गए? अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज बढ़ गए तो उसे बोलते हैं कीटोनूरिया। यूरिया, यूरिया इसे बन गया कीटोनूरिया, और दोनों को मिलाकर कीटोनीमिया प्लस कीटोनूरिया मिलाकर बोलते हैं कीटोसिस। तो अगर आपके शरीर में फैट बहुत ज्यादा टूट रहा है तो कीटोनीमिया भी होगा और कीटोनूरिया भी होगा, और उन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? कीटोसिस। तो किसी मरीज में अगर कीटोसिस मिल रहा है और उसके ब्लड में भी कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा है और उसके यूरिन या मूत्र में भी कीटोन बॉडीज, अगर केवल ब्लड में मिला तो कीटोनीमिया, केवल यूरिन में ज्यादा मिला तो कीटोनूरिया, दोनों मिला तो कीटोसिस वर्ड समझ में आ गया। कीटोनूरिया प्लस कीटोनीमिया को मिलाकर क्या बोलते हैं? बस यही आपका लिपिड का मेटाबॉलिज्म है। समझो, लिपिड या तो बन सकता है लाइपोजेनेसिस, या लिपिड टूट सकता है लाइपोलाइसिस, या पर लिपिड के टूटने से कीटोन बॉडीज बन सकती है, और अगर ज्यादा हो गई तो कीटोसिस। 3 लिपिड मेटाबॉलिज्म याद करना: लिपिड का बनना, लिपिड का टूटना और कीटोसिस की कंडीशन। कीटोसिस कैसा होगा? कीटोन बॉडीज का बढ़ना। कीटोन बॉडीज मतलब कितने प्रोडक्ट? कौन कौन? एसिटो एसिटिक एसिड, एसीटोन और हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। अगर ब्लड में ज्यादा हुआ तो कीटोनीमिया, यूरिन में ज्यादा हुआ तो यूरिया, यूरिन तो बता दोगे, और दोनों में ज्यादा हुआ तो बस 3 आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कीटोनूरिया क्या है? ए ऑप्शन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना, बी ऑप्शन ब्लड में कीटोन, सी ऑप्शन यूरिन में कीटोन बॉडी। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो लिपिड वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब कौन कौन से बच्चे हैं? विटामिन्स हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स और एंजाइम, 3 रह गए ना, तो एक एक 2-2 दिन के हैं। तो इस वीक में ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर अपन पढ़ेंगे शुरुआत से। याद कर लोगे? समझ में आता जा रहा है? याद हो जाएगा। जो जो तुम रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे हैं वही तुम्हारे रिवीजन नोट्स हैं। इनको संभाल के अच्छे से रखना, पन्ने पन्ने अलग ना हो जाए, है ना, खतरा भी बहुत है। तो इन नोट्स को संभाल के रखना, क्योंकि ये जितने जल्दी रिवाइज हो सकते हैं, खुद के लिखे हुए नोट्स जितने जल्दी रिवाइज होंगे उतना कुछ नहीं होगा। भले ही तुम्हें नोट्स मिल जाते हैं, जैसे यूनिट 1 पूरे हो जाए फोटोकॉपी निकाल लेना। जैसे धीरे धीरे नोट्स चलते जा रहे, यूनिट 1 होते ही पूरे नोट्स निकाल देना, ठीक है? तो हो गई आज की क्लास कंप्लीट। धन्यवाद। दया कर रहे, पूछ नहीं रहे कि पुराना कितने दिन में पुराना समेट लोगे? पुराना जो लेट आए हैं कितने दिन में पुराना समेट लिया जाएगा? अरे पुराने बच्चे मत बताओ, नए बच्चे बताओ, कब तक हमें पूरा सुना दोगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। अच्छा, कितनी क्लासेस हो चुकी है मेरी? 17 हो गई टोटल। इस वीक में कंप्लीट हो जाएगी। अपन पुराना भी पढ़ रहे हैं ना, कि यही बस चल रहा है? 18 है ना? 17-18 क्लासेस, 18 क्लासेस। और आप लोग जैसे लेट आए, 18 क्लासेस पुराना देख लेना, क्योंकि फिर इकट्ठा पुछाई शुरू से हो जाए तो वो थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। फिर क्या डेली 10-15 मिनट 20 मिनट पुछाई कर ले, तो 1 घंटे क्लास 15-20 मिनट पुछाई, तो पुछाई के डर से पढ़ के आएगा आदमी शुरू से, और वो अगर रिवाइज होता रहेगा फ्रेश रहेगा। अब कार्बोहाइड्रेट पराए पराए से लगने लगे और लिपिड अपना अपना सा लगने लगा। जो भी टॉपिक चलता है वो अच्छा लगता है, और जो छूट जाता है ना, तो यही है। तो जल्दी से आप लोग इस वीक में कंप्लीट कर लो, है ना? तो फिर अपन इस वीक के बाद पुछाई शुरू कर देंगे ना। थैंक यू।
पुराने क्लासेस रिकॉर्डेड देखते हैं, उसके डाउट ऐसा करते हैं किसी दिन जूम मीटिंग रख देंगे तो जितने डाउट से पूछ लेना है ना।